नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ में मैं हूं नैना यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। नमस्कार, 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का खास बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होते हुए जो देखी जा रही है, जिसकी सरगर्मियां, और इसके बीच बाबरी मस्जिद को लेकर के नया संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल मुर्शिदाबाद में एक नई मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ है, जिसे अयोध्या की पुरानी बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर आगे बढ़ा रहे हैं। निर्माण को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि बाबरी ढांचा दोबारा नहीं बनेगा। वहीं कबीर ने बाबरी यात्रा निकालने का भी ऐलान कर दिया है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये धार्मिक आस्था का मामला है या फिर नई राजनीतिक बहस की शुरुआत। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं वो है कि राजधानी दिल्ली से, जहां पर इन दिनों प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार प्रशासन की लापरवाही की तस्वीर एक तरह से देखने को मिल रही है। हाल ही की अगर बात की जाए तो दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर एक शख्स की जान जाने का मामला अभी सुर्खियों में ही बना हुआ था कि एक और ऐसी घटना सामने आ गई, जहां रोहड़ी सेक्टर 32 में खुले मैनहोल में गिरने से 27 साल के मजदूर बिरजू की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय सड़क अंधेरी थी, वहां पर किसी तरह के स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी और प्रशासन की लापरवाही जो है वो देखने को मिली। इसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। पुलिस, टीटीए और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचती हैं, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। हालांकि हादसे के बाद रातों रात जो सीवर है उसे ढक दिया जाता है। ये मामला पिछले दिनों जनकपुरी में हुई मौत की याद दिला रहा है, जिससे प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। और आज 3 बजे की जो तीसरी बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर से आई। डोडा में सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन चालू किया है। पुलिस और सेना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है आतंकवादियों के खिलाफ। रिपोर्ट सामने आई है, इलाके में 3 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी है, जिसको लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। घर घर तलाशी अभियान है, किसी भी तरह की हलचल पर नजर रखी जा रही है। तो 3 बजे की ये 3 बड़ी खबरें मुर्शिदाबाद से, राजधानी दिल्ली से और जम्मू कश्मीर से, इन तीनों खबरों को बताएंगे आपको विस्तार से, उसका हर एक पहलू जानेंगे आप। बिल्कुल, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर की, जहां मुर्शिदाबाद से एक बार फिर से बाबरी नाम पर सियासत गर्म हो गई है। यहां एक नई मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ, जिसे अयोध्या की पुरानी बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाया जा रहा है। करीब 2 महीने पहले नींव रखी गई थी, यानी 6 दिसंबर 2025 को, और अब निर्माण कार्य तेज हो चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट को जनता उन्नयन पार्टी यानी जेयूपी पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि यह धार्मिक अधिकार का मामला है। हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार इबादत गाह बनाने की आजादी है। उन्होंने विरोध करने वालों को पीछे हटने की नसीहत भी दी है। और बाबरी यात्रा निकालने का ऐलान लगातार हुमायूं कबीर की तरफ से किया जाता रहा है, लेकिन समझिए इस पूरे मसले पर राजनीति बहुत जोरों से जारी है। राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर मुर्शिदाबाद तक यहां पर हलचल है। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बाबरी ढांचा दोबारा नहीं बनेगा। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या यह धार्मिक आस्था का मामला है या संवैधानिक अधिकार का मुद्दा है या फिर चुनावी सियासत का नया अध्याय? क्योंकि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले बाबरी मस्जिद अपने आप में एक बार फिर से चर्चा और विवादों में घिर चुकी है। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं, जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे, इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अमरदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदेव, देखिए ये पूरा मामला जो है अब सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। हम पहले कह रहे थे कि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से ये मुद्दा जो है इस तरीके से उठाया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश का रुख कर चुका है। वहां पर हिंदू संगठन एक अलग आवाज उठा रहे हैं और अब तो खुद
सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ वो यहां पर दो टूक शब्दों में कहते हुए नजर आए कि कायदे में रहो और तभी आप फायदे में रहोगे। अब ये ललकार जो उत्तर प्रदेश से उठी है, इसका असर क्या नजर आ रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही जो है विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने जो है बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर जो है सवाल उठाया था और उन्होंने मुर्शिदाबाद पहुंचकर जो है उनका विरोध करने का भी जो है एक चेतावनी भी दिया था। लेकिन उसी बीच जो है हुमायूं कबीर ने भी एक प्रतिक्रिया कर रखी थी और उन्होंने ये साफ कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य करके ही रहेंगे और करीब 2 साल के अंदर में वो जो है बाबरी मस्जिद को पूर्ण रूप से बनाकर ही दम लेंगे। तो इस बीच में अचानक से जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी एक बयान सामने आया है। तो उन बयानों को लेकर कहीं भी इस तरह का जो है कुछ असर जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिल रहा। अमरदेव, लेकिन एक बात बताइए, आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा था। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि ये जो बाबरी मस्जिद है उसकी नींव रखी जा रही है, दूसरी तरफ जो बड़ा विद्रोह है वो भी देखने को मिला। आपने विश्व हिंदू रक्षा परिषद का जिक्र किया, कहा जा रहा था कि आज के दिन वहां पर एक बड़ी हलचल नजर आएगी। आज क्या हो रहा है मुर्शिदाबाद में या पश्चिम बंगाल में, किस तरह की हलचल है ये भी बताइए। देखिए, पिछले 2 दिनों से यानी कि 10 तारीख से ही लगातार जो है वहाँ पर जिस जगह पर जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण होना था वहाँ पर जो है एक बड़ा सा एक गड्ढा खोदा गया है। उस गड्ढे में जो है कंक्रीट और ईंट बिछाने का काम शुरू है और करीबन 10 से ज्यादा जो है जेसीबी मशीनें वहाँ पर लगातार काम कर रही हैं और लगातार जो है जो बाबरी मस्जिद निर्माण का कार्य पहले से ही शुरू कर दिया गया था। लेकिन उस मस्जिद बनाने का जो आधिकारिक जी कुरान पाठ का निर्माण। बिल्कुल अमरदेव, आपके पास वापस रुख करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ना ये समझने की जरूरत है जो आपने पूछा भी कि अगर बात की जाए पिछले 10 तारीख की और उससे पहले से ही ये विद्रोह देखने को मिल रहा था, खासकर हिंदू समाज की तरफ से, या विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगर बात की जाए, जो अध्यक्ष हैं गोपाल राय, उन्हें भी हाउस अरेस्ट किया गया है। दूसरी तरफ ये कूच की बात थी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग निकल चुके हैं। आज की अगर बात की जाए तो आज भी पूरी तरह से जो जिक्र करते हुए नजर आए हुमायूं कबीर, वो ये कहते हुए नजर आए कि वो रुकने वाले नहीं हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर भी उन्होंने पलटवार किया था। आप अमरदेव ये समझना चाहेंगे, वो अपडेट आप देते रहिएगा कि आज क्या कुछ हुआ। साथ ही साथ एक बाबरी यात्रा का भी इसमें जिक्र होना सामने आया हुमायूं कबीर की तरफ से, उसको लेकर क्या जानकारी है, कैसे वो यात्रा जाएगी और क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, आपने सही कहा, क्योंकि आज जिस तरीके से जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, 12 बजे का समय रखा गया था, जो कुरान का जो पाठ करना था वो पाठ हुआ। उसके बाद में जो है खुद हुमायूं कबीर अपने समर्थकों के साथ जो है बाबरी मस्जिद निर्माण कार्य का शुरुआत किए। शुरुआत करने के बाद वहीं से वो जो है मंच के पास जाकर उन्होंने ऐलान किया कि वो बाबरी यात्रा निकालेंगे और वो यात्रा नदिया जिला जो है, नदिया जिला का पलासी इलाका है, वहां से वो यात्रा शुरू होगा और उस यात्रा में करीब 100 गाड़ियां होंगी और हर एक गाड़ी में 5 लोग होंगे, यानी कि कुल मिला के 500 लोग जो हैं वो इस यात्रा में सफर करेंगे और ये यात्रा मालदा से होते हुए जो है उत्तर दिनाजपुर तक जाएगी। उसके बाद में सीधे अमरदेव, ये तो बताइएगा जरूर, लेकिन आपने कहा कि आज वो तस्वीर नजर आई। इसके पहले हुमायूं कबीर ने 1000 से ज्यादा, ये कहा जाए कि धर्मगुरु मौलाना मुफ्तियों को न्योता दिया था और ये कहा जाए कि कुरान की तिलावत के लिए। उसके बाद की जो पूरी तस्वीर है, क्या आज वो तस्वीर नजर आई? क्योंकि माना जा रहा था कि बार बार हुमायूं कबीर जब आज की तारीख का जिक्र कर रहे थे तो वो आने वाली पिक्चर के पहले का ट्रेलर दिखाना चाहते थे, तो क्या वो ट्रेलर दमदार रहा है आज? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज उन्होंने जो भीड़ दिखाया वहां पर, जो लोगों की हुजूम वहां पर जो जुड़ी थी, उससे यह साबित है कि कहीं ना कहीं जो है हुमायूं कबीर के जो समर्थक है वो काफी उन पर भरोसा कर रहे हैं। यही कारण है कि आज जो है बेलडांगा में जो भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पे उमड़ी देखी गई। साथ में जो है मंच पर जो कुरान का जो पाठ का आयोजन किया गया था, वहां भी जिस तरीके से उन्होंने कहा था करीब 1200 जो है बिल्कुल वहां पर पहुंचेंगे। अमरदेव, ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो और ऐसे में ये जो भीड़ है, क्या वाकई वो हुमायूं कबीर के साथ खड़ी है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
बढ़ते आगे, राजधानी दिल्ली की बात करेंगे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लापरवाही ने एक और जान ले ली है। रोहिणी सेक्टर 32 में काली मंदिर के पास खुले सीवर में गिरकर 27 साल के मजदूर बिरजू की मौत हो गई है। जी हाँ, जैसे इसकी जानकारी मिली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तस्वीरें भी आप देखते जाइए, आपको बताते हैं। दरअसल जैसे ही सूचना मिली, पुलिस, डीडीए और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब यहां पर जब ये पूरा वाकया ये सामने आया तो उसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं है, ये प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। और फिलहाल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल उस घटना के बाद में आनन फानन में उस मेन होल को बंद कर दिया गया और जिस जगह पर युवक गिरा था सड़क की सतह के बराबर में था, आसपास कोई पर्याप्त रोशनी तक नहीं थी। ये भी बड़े आरोप हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले भी खुले मेन होल की शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की गई। और इसके साथ सवाल अब ये उठता है कि क्या हर बार किसी की जान जाने के बाद ही प्रशासन जागेगा? जनकपुरी की घटना के बाद गुस्सा शांत नहीं हुआ था और अब रोहिणी की तस्वीर सामने आती है। ये मौत कई गंभीर सवाल खड़े करती है। तो देखिए, ये लगातार इसको लेकर के अब सवाल किए जा रहे हैं। रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रजनीश का सीधे रुख करते हैं। रजनीश, हम देख रहे हैं तस्वीर एक के बाद एक तमाम इलाकों में, और ये बात हम नेशनल कैपिटल की कर रहे हैं, जहां पर इस तरीके की तस्वीर सामने आती है जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। देखिए नैना, प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी का कह लिया जाए, डीडीए कह लिया जाए या कंसर्न सिविक अथॉरिटीज कह दिया जाए, जनकपुरी में जो कुछ हुआ उससे सबक नहीं लिया। अगर सबक लेते तो बेगमपुर में जो हादसा घटा जिसमें बिरजू की मौत हो गई, वो हादसा नहीं होता। लेकिन नैना, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये एक मेन होल नहीं था। मैंने इस इलाके के इस इंसिडेंट के आसपास के तकरीबन 50 मेन होल्स को, जो सीवर के मेन होल से सीवर के थे, उनको चेक किया। एक सीवर पे भी ढक्कन नहीं था, सारे सीवर उगड़े हुए थे। कुछ सीवर सूखे हुए थे, लेकिन उनके अंदर पत्थर और तमाम जो जहरीले कांटे थे। यानी कि अगर रात को कोई शख्स वहां से गुजरे तो वो उन पत्थरों के ऊपर गिरेगा, जिसमें उसका सिर फट सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा उस पूरे एरिया में कहीं भी लाइट का प्रबंध नहीं है। जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाना चाहिए था, वो लाइट का प्रबंध नहीं है। सीवरों को ढका जाना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस एक हादसे से सबक नहीं लिया गया। इसके बाद बेगमपुर में हादसा हुआ, लेकिन बेगमपुर में हादसा होने के बाद भी कोई भी सीवर जो है अभी तक बंद नहीं किया गया। सारे सीवर के ढक्कन ज्यों के त्यों खुले हुए हैं। हाँ। जो एक और हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, ये आपने बिल्कुल सही बात की और ये बहुत अच्छा काम किया कि आपने एक रियलिटी चेक जो है जरूर किया है और आपने बताया पुख्ता तौर पर कि और भी जो है मैनहोल वो ओपन है। ऐसे में जब ये वारदात, जब ये घटना हो जाती है तो सवाल उठते हैं कि उन जिम्मेदार लोगों पर क्या किसी तरह की कार्रवाई या उस परिवार के किसी सदस्य ने उसको लेकर कोई शिकायत दर्ज कराई हो। कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कोई कार्रवाई की गई है या कोई एहतियातन स्टेप उठाया गया, सिर्फ एक ही मैनहोल बंद किया गया है या बाकियों के बारे में शिकायत की गई है? देखिए, इस हादसे के सामने आने के बाद हालांकि पुलिस ने ये जो सीवर का ढक्कन जरूर लगा दिया था, लेकिन बाकी सब सीवर के ऐसे एज इट इज खुले हुए हैं अभी भी। जहां तक कार्रवाई की बात है, पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी कौन है, कौन इस जो घटना का जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी या इसकी जवाबदेही अभी तक तय नहीं की गई है। पुलिस का ये कहना है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज के कर्मचारी होंगे, जो भी इस जो हादसे का जिम्मेदार होगा, जिसकी जवाबदेही होगी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाली बात है, आपने खुद ने बताया कि कैसे ये घटनाएं सामने आई और जब आपकी टीम मौके पर पहुंची एक जगह नहीं, राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, तो अमूमन एक ही जैसी तस्वीर नजर आती है। जरा आप ही समझाइए, देश की राजधानी का ये हाल है, जो बड़े बड़े दावे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किए जाते हैं, सुरक्षा को लेकर किए जाते हैं और ये मॉडल दुनिया भर में बड़े रूप में प्रचलित किए जाते हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है इन घटनाओं को लेकर? कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनकी लापरवाही का ही नतीजा है कि आम जनता की यूं जान जा रही है? देखिए, 3 एजेंसियां ऐसी हैं दिल्ली में जो सीधे तौर पे इन जैसी घटनाओं के लिए जवाबदेही है। पहली पुलिस, दूसरी पीडब्ल्यूडी और तीसरी डीडीए।
यानी ये 3 एजेंसियां ऐसी है, पीडब्ल्यूडी की तमाम जगह लाइट्स वगैरह का काम है, उनको लाइट्स लगानी चाहिए, उनको रोशनी करनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी की कई जगह जो जमीन भी है, लेकिन डीडीए की जहां तक बात है तो दिल्ली की ऑलमोस्ट तमाम जगह डीडीए की है, तो डीडीए जिम्मेदार है इन हादसों के लिए। और अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस को अगर ऐसे हादसे होते हैं जैसे जनकपुरी में जो हादसा हुआ, उसके बाद पुलिस को चाहिए था अपने इलाके में भी इस तरीके के जो सीवर के ढक्कन खुले हुए या कहीं गड्ढा हो रखा है तो उनको चिन्हित करे और कंसर्न अथॉरिटीज को जाके उस गड्ढों को भरने का काम करवाया जाए ताकि कोई हादसा ना हो। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी और डीडीए की नहीं है, बल्कि पुलिस की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो ये तीनों लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि जहां ये हादसा हुआ था वहां का बीट अफसर क्या कर रहा था। बीट अफसर को ये पता होगा कि पूरे इलाके में लाइट नहीं है, सीवर खुले हुए हैं, तो ऐसे में हादसा हो सकता है। क्योंकि जहां पे ये हादसा हुआ वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट्स भी चल रही हैं, वहां पे कॉलोनी भी है, वहां पे तमाम जो जे कॉलोनी के लोग भी वहां पे रहते हैं, बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, तो ऐसा हादसा होना मामूली सी बात है। तो इसीलिए कंसर्न जो बीट ऑफिसर था उसको चाहिए था कि वो डीडीए या पीडब्ल्यूडी को इस बारे में अवगत कराए कि यहाँ पे हादसा हो सकता है, जान जा सकती है, इसके ढक्कन ढके जाए या फिर गड्ढों को भरा जाए। तो कहीं ना कहीं ये तीनों डिपार्टमेंट है जिनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। देखिए, अब जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी, कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है फिलहाल। लेकिन इस तरह की तमाम लापरवाहियां सामने के आने के बाद में भी रजनीश, जब कोई एक्शंस नहीं लिए जाते तो आगे भी उम्मीद किए जाना मुझे लगता है बेईमानी हो जाती है। देखिए, जनकपुरी में जो कुछ हुआ, जिसमें कमल की जो मौत हुई, उससे सबक ले लेना चाहिए था तो पूरी दिल्ली पुलिस को और पूरे जो डीडीए को और पीडब्ल्यूडी को सबक ले लेना चाहिए था कि उनके इलाके में ऐसे हादसे ना हो, कोई भी मासूम अपनी जान को ना गवाए। इसके लिए एहतियातन कदम उठाने शुरू कर देने चाहिए थे। लेकिन अगर नहीं कदम उठाए तो इसका साफ तौर पे ये इशारा है या ये मानना है इन एजेंसीज का कि जो होता है होने दो, लोग आते हैं जाते हैं, मरते हैं जीते, हम कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन बात होगी, उसके बाद सारा चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तो ऐसा रवैये को हटाना चाहिए, ऐसे रवैये को पीछे छोड़ना चाहिए, बल्कि रवैया जो है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रजनीश अभी है, जिसकी वजह से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं पूरी प्रणाली पर, पूरे प्रशासन पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बढ़ेंगे आगे। अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर सामने आई है जहां सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन जारी किया है और पुलिस और सेना की बात करें तो यहाँ ज्वाइंट ऑपरेशन बाकायदे चलाया जा रहा है। आतंकवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन है और रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है, इलाके में 3 आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी है। दरअसल सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है और घर घर में अब तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। स्थिति यहां पर अभी भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जानकारी यह है कि इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी है। इलाके में किसी भी तरह की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। अलग अलग टुकड़ियों के माध्यम से अब तलाशी अभियान जोरों शोरों से जारी है। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो डोडा में एंटी टेरर ऑपरेशन, अमूमन इससे पहले भी एक तस्वीर देखने को मिली थी इसी इलाके में, जब आतंकवादियों की एक तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला था और यहाँ पर पूरी तरह से घेराबंदी करके इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया था। खैर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास अब्रोल का रुख कर लेते हैं। विकास, अभी अगर अपडेट मांगा जाए, अभी क्या अपडेट है वहां पर, किस तरह से सेना का सर्च ऑपरेशन जो वो चल रहा है, क्या जानकारी भी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ये डोडा का भलेसा इलाका पड़ता है, उसका जंगल पड़ता है, जहां पर लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। एसओजी, पुलिस और आर्मी संयुक्त रूप से साझा ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि देर शाम कल वहां पर कुछ 3 संदिग्ध देखे गए थे ग्रामीणों द्वारा, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दूं ये जो इलाका है ये यहाँ पर पहले भी कई बार टेररिस्ट देखे जा चुके हैं, ट्रेडिशनल रूट रहा है ये आतंकवादियों का। कुछ दिन पहले किश्तवाड़ में भी इनकाउंटर हुआ था। वहाँ के 3 इलाके चिंगाम, सिंहपुरा और छात्रू इलाके में भी इंटरनेट सस्पेंड किया जा चुका है, क्योंकि इस इलाकों में मूवमेंट्स कई बार देखी जा चुकी है। ऐसे में इस पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है, एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं, ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से भी तलाशी ली जा रही है। एक्स्ट्रा जो डिप्लॉयमेंट वहां पे कर दी गई सुरक्षा बलों की, और अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द आतंकवादियों से आमना सामना होगा और उन आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। जी ठीक है विकास, लेकिन एक और ये बात बताइए कि आखिर अभी क्या जानकारी है, कितने आतंकियों की मौजूदगी यहाँ पर है और ये सर्च ऑपरेशन किस रूप में आगे बढ़ रहा है?
देखिए, 3 संदिग्धों की बात की जा रही है जो आतंकवादी लग रहे हैं, इस एरिया में जंगलों में घूम रहे हैं। और ये जो भलेसा का जंगल है, इसको पूरी तरह से घेर लिया गया है, इसको कॉर्डन कर दिया गया है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों सील कर दिए गए हैं। तलाशी ली जा रही है आने जाने वालों की उस इलाके में, जो इनके जितने भी लोकल रूट्स हैं, या कहें कि जो गाँव को लगती हुई कई ऐसी पगडंडियाँ होती हैं, जो कई बार देखा गया है कि गाँव में आपस में पहाड़ों पर मिलती हैं, उन पगडंडियों पर सर्च चल रही है, जंगल के अंदर सर्च चल रही है। हालांकि जंगल घना है, प्राकृतिक गुफाएं हैं, वहां पर ऊंची ऊंची चट्टानें हैं जो एक माकूल माहौल बनाती है आतंकवादी को छिपने के लिए। ऐसे में सर्च ऑपरेशन जरूर धीमा चल रहा है, लेकिन ये पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का कोलेटरल डैमेज ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए सर्च ऑपरेशन थोड़ा धीमा चल रहा है, लेकिन सही और सख्त चल रहा है, जिस कारण आतंकवादी अगर वहां मौजूद है तो उनको भागने का कोई मौका नहीं मिल पाएगा। विकास, ये बताइएगा, ये जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल हो जाती है उन आतंकवादियों की गतिविधियां या उनके मूवमेंट्स। उन मूवमेंट्स को ट्रेस करने के लिए मुखबिरी तंत्र कैसे काम कर रहा है, वो कैसे अंदर से छन छन कर खबरें आ रही हैं कि वो कहां पर हो सकते हैं, कौन सा इलाका हो सकता है? देखिए, जो भलेसा का जंगल है, ये कई आतंकी हाइडआउट्स यहाँ किसी ज़माने में 1990 के दशक में यहाँ रही हैं, कई दशकों पहले। ऐसे में ट्रेडिशनल रूट रहा है ये आतंकवादियों का, इस मूवमेंट का, किश्तवाड़ की तरफ जाने का। डोडास की तरफ से जाते थे, बसंतगढ़, डुडू बसंतगढ़ से निकलते हुए, वो बिलावर से निकलते हुए तो डोडा किश्तवाड़ की तरफ जाते थे। तो वो जो पुराने रूट्स थे, एक समय पर वहाँ पर जब बहुत आतंकवाद था तो इन रूट्स पर जो है वहाँ पर आर्मी पोस्ट बना दी गई थी, पुलिस के चेक पोस्ट बना दिए गए थे हाई अल्टीट्यूड पर। लेकिन फिर जब आतंकवाद वहाँ पर खत्म हो गया तो उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, और जिस तरह से आतंकवाद पे नकेल कसी गई, तो अब एक बार फिर से आतंकवादी उन्हीं पुराने रूट्स पे जाना शुरू कर चुके हैं, उन्हीं ट्रेडिशनल रूट्स को अपनाना शुरू कर चुके हैं। इसी कारण ये एक पुख्ता सूचनाएं जो मिल रही हैं लगातार, जो वहां पे देखिए, ये जो गांव होते हैं पहाड़ों पर, ये बड़े गिने चुने घर होते हैं वहां पर। ऐसे में वहां के लोग दूसरों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में कोई नया चेहरा या कोई नया इंसान वहां पर दिखता है तो वो सचेत हो जाते हैं और वो वहां पर सुरक्षा बलों को खबर देते हैं, जिसकी वजह से भी चेहरे इसी रूप में पहचाने गए हैं, और क्या उनके फुटप्रिंट्स एक बार फिर से इन आतंकी हाइडआउट्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर नजर आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, कुछ लोगों को द्वारा देखा गया था, संदिग्धों को, उसके बाद ही इस जिले में ऑपरेशन चला है। हालांकि वहां पर जो इलाके, जैसे मैं बता रहा हूं, बड़ा घना जंगल है। ऐसे में इलाके के अंदर घुसना और उनको ढूंढना बहुत आसान नहीं है। बहुत घना जंगल है, पेड़ बहुत घने हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत जरूर है, थोड़ी सी परेशानियां जरूर आ रही हैं। और सबसे बड़ी खास बात है, पहाड़ी इलाके हैं, मौसम बहुत जल्दी हमारी सेना जो कहीं ना कहीं विकास ट्रेंड रहती है, उन्हें पता है कि किस तरह से एंटर करना है, किन चीजों को ध्यान रखना है। अब यहां ये समझ जाते हैं कि अब तक कितना वक्त बीत चुका है विकास, और अगर बात की जाए वो कितना बड़ा एरिया है जिस जंगल का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसको लेकर कोई जानकारी हो आपके पास कि कितना वक्त बीत चुका है, कितना बड़ा एरिया है, और कैसे इस पूरे सर्च ऑपरेशन को स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है? साथ ही साथ क्या ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, ये वाला ऑपरेशन है जिसकी हम बात करें, जहाँ पे 3 संदिग्ध देखे गए हैं, ये देर शाम से चल रहा है। हालांकि रात होने की वजह से जरूर ऑपरेशन जो रोक दिया गया था, लेकिन सारा एरिया सील कर लिया गया था। सुबह सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ये पूरा जो घना जंगल है, पहाड़ों का इलाका है, जैसे बता रहा हूँ कि पहाड़ आपस में सब जुड़े हुए हैं, यहीं से पहाड़ जो है डोडा किश्तवाड़ की तरफ निकलते हैं। तो ऐसे में इलाका बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में इस इलाके में सिर्फ यही सर्च ऑपरेशन नहीं चल रहा है, संदिग्धों को लेकर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसके अलावा किश्तवाड़ और डोडा के जंगलों में अलग अलग सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम सब सर्च ऑपरेशंस के बारे में जानकारी साझा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि पूरे जम्मू संभाग में इस समय 100 से ज्यादा सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। विकास, अब ये भी समझना जरूरी है कि इतना लगातार, ठीक है, सर्च ऑपरेशन हम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक तस्वीर देखी थी, आपने भेजी थी, जहां पर गुफा के अंदर आतंकी छिपे थे और फिर उन्हें मार गिराया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एंटर होना, और एंटर होने के बाद सवाल जरूर उठता है कि क्या अभी भी कई ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जहां पर नजर या चौकसी बढ़ाने की जरूरत है? अगर वो जगह है तो वो कौन सी जगह है, उसको लेकर किसी तरह का प्लान है क्या हमारे सेना के जवान या वहां की पुलिस के पास?
देखिए जम्मू कश्मीर की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा लगती है और हालांकि इस पर पूरी फेंसिंग की गई थी, हाई एंड इक्विपमेंट्स लगाए गए थे, लेकिन आपने देखा पिछले 3-4 महीने पहले जो बाढ़ आई थी, जो फ्लड्स आए थे, उस कारण फेंस कई जगह से बह गई थी, कई जगह नुकसान बहुत हुआ था, जिस कारण जो है वो एक ऐसे वीक पॉइंट्स है जहाँ से आतंकवादी घुसने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए कठुआ सेक्टर में, सांबा सेक्टर में, और अगर हम बात करें कश्मीर की तो वहाँ पर भी केरन सेक्टर है। ये ऐसे सेक्टर है जो लगातार घने जंगल होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल है, ऐसे में वहाँ पर ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पर अभी गृह मंत्री जो है वो भी यहाँ पर आए थे, अमित शाह, उन्होंने भी पूरे फेंस एरियाज का दौरा किया है। कठुआ के आसपास के इलाकों का हाईटेक इक्विपमेंट्स लगातार लगाई जा रही है। ऐसे में घुसपैठ बहुत मुश्किल है, लेकिन घुसपैठ होने को नकारा नहीं जा सकता। देखिए कई बार आपने देखा है ड्रोन ड्रॉपिंग की जाती है, उसके अलावा कई बार कोई गाइड है वो देखे जाते हैं, उनको मारा गिराया जाता है। लगातार कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। अभी भी पीछे हम पिछले महीने जनवरी में जब सुन रहे थे कई ड्रोन्स की मूवमेंट जो है वो क्या बॉर्डर भूमिका है? स्लीपर सेल्स एक्टिव होते हैं तभी इस तरीके की जो एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं परपेलेट हो पाती है। जो कहा जाए सरहद पार से जो भी अगर चीजें संदिग्ध तौर पर की जा रही हो, अगर स्लीपर सेल्स की मौजूदगी होगी तो वो इजिली ट्रेसेबल होती है। तो क्या ऐसी भी कोई तस्वीर वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए स्लीपर सेल जो है ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन्हें कहा जाता है, ये एक रीढ़ की हड्डी है आतंकवाद की। हालांकि मैं जिस तरह से बता रहा था कि ये ड्रोन्स के साथ जो मूवमेंट देखी गई है वो ज्यादातर ड्रोन्स वो आए हैं जो ये देखना चाहते थे कि भारतीय सेना की, भारतीय बेसों की पेट्रोलिंग कहाँ चल रही है और रेकी करना चाहते थे। और ऐसे में ये जो पूरी सूचना होती है ये ओवरग्राउंड वर्कर्स को पास की जाती है। ओवरग्राउंड वर्कर्स भी जो होते हैं, जो बॉर्डर एरियाज में रह रहे होते हैं, जो आम इंसानों की तरह दिखते हैं, जिनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, ये लोग जो है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद करते हैं। कई बार ओवरग्राउंड वर्कर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को बहुत ज्यादा ध्वस्त किया गया है, बहुत ज्यादा दिक्कत अब आतंकवादी को। देखिए इस समय आतंकवादी जो छुपे हुए हैं, आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना उनको मार गिरा रही है ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि एक तो ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क था उसको काफी हद तक ध्वस्त किया गया है। दूसरा जहां पे भारत स्ट्राइक की ऑपरेशन सिंदूर में, वहां पर इन सब के आका बैठे थे जो इनको वहां से ऑपरेट करते थे, जो इनको वहां से हुक्म देते थे, उन सब के मरने के बाद अब जो आतंकवादी है वो छिपे हुए हैं, क्योंकि वो बौखला गए हैं, उनको रास्ता नहीं पता कहीं जाने का, इसलिए वो डर के मारे जो है घुसपैठ करने की कोशिश इन आतंकियों के द्वारा लगातार की जाती है, लेकिन हर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने में सक्षम हमारी सेना है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।